हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्चो टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज में। आज हम अपना एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज पीजेंट मूवमेंट। आप कहेंगे कि नहीं मैडम, इसके पहले भी आपने ये डिस्कस किया था। बिल्कुल हाँ, पहले मैंने आप लोगों को ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बताया था। जो भी ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं, अपराइजिंग हुए हैं, कहाँ पर, किस रीजन में हुए, कब हुए और लीडर कौन थे, वो हमने डिस्कस किया। फिर किसानों का कौन कौन से आंदोलन थे वो हमने देखे। तो आज हम जो पीजेंट मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो हम गांधीयन फेज के कर रहे हैं। मतलब गांधी जी की एंट्री हो चुकी है और गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके हैं। मतलब ये जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं रिवॉल्ट्स, वो सारे के सारे 1915 के बाद के होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1915 में गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, एका मूवमेंट। ऐसे कुछ नए पीजेंट मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनसे रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगेन मैं आप लोगों से बोलूंगी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते जाइए। इसके पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और PDF आज की क्लास की हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम 20th सेंचुरी के पीजेंट मूवमेंट्स पे। सबसे पहला है यहाँ पे एका मूवमेंट। एका मूवमेंट, इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं 1921-22, मतलब 1921-1922 में एका मूवमेंट की शुरुआत होती है। और ये भी क्या है, एक पीजेंट मूवमेंट है, मतलब किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन है। और इसके लीडर कौन है? मदारी पाजी। मदारी समझते हो ना, मदारी वो बंदर को जो नचाने का काम करता है वो कहलाता है मदारी। तो मदारी पाजी जो है वो आपके एका मूवमेंट के लीडर हैं। 1921 से 22 के बीच में हुआ था। अब ये एका मूवमेंट क्यों हुआ था, किस रीजन में हुआ था, वो हम जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, एका मूवमेंट की शुरुआत लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो आज कैपिटल है लखनऊ, वहां पर एका मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। बाद में ये मूवमेंट हरदोई, उन्नाव, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में भी पावरफुल हो चुका था। इस मूवमेंट की शुरुआत 1921 में हुई थी और इसका अंत 1922 में हो गया था। अगर मैं बात करूं तो ग्रास रूट लीडर, यहाँ पे जो मेन लीडर थे एका मूवमेंट के, वो कौन थे? मदारी पासी थे या मदारी पाजी थे। और अदर लो कास्ट के जो लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, वो भी यहाँ पे शामिल थे। और कुछ स्मॉल जमींदार भी इस एका मूवमेंट में शामिल थे। क्या इशू था जिसके कारण एका मूवमेंट की शुरुआत हुई? तो पहला तो इशू था हाई रेंट्स। यहाँ पर 50% जो रिकॉर्डेड रेट था उससे ज़्यादा यहाँ पे रेंट लिया जा रहा था और कोई भी पर्ची, कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जाती थी। जैसे अगर आज के समय में आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप लोग बोलते हो ना बिल दो, या फिर ऐसा भी होता है कई बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और TC हमको दिख जाए और हमारे पास टिकट ना हो, तो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत तगड़ा फाइन लगने वाला है, तो हम 100-200 रुपये दे के जो है वो सब हिसाब चुकता कर लेते हैं और फाइनल जो रिसिप्ट है वो नहीं लेते। ऐसा होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ये जमींदार कर रहे थे। ये लोग क्या करते थे, मनमाने तरीके से 50% रिकॉर्डेड रेट से, मान लेते रिकॉर्डेड रेट 100 रुपये है, तो इस रिकॉर्डेड रेट से 50% और ज़्यादा यहाँ पे जो टैक्सेस है, हाई रेंट है, वो किसानों से ले रहे थे और इसकी कोई पर्ची या कोई रिसिप्ट भी नहीं देते थे, जिससे ये जाके जो है गवर्नर को या किसी को कंप्लेन कर सके कि रिकॉर्डेड रेट से ज़मींदार ज़्यादा वसूली कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रोविज़न था नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस चलती थी शेयर रेंट की, रेंट को शेयर करने की भी एक प्रैक्टिस थी। तो इन दोनों प्रैक्टिसेस के खिलाफ यहाँ पे एका मूवमेंट की शुरुआत लखनऊ से होती है। मदारी पासी इसके लीडर होते हैं। 1921-1922 में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो चुका है कि इतना ज़्यादा हम रेंट पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जब रेंट पेड करेंगे तो आप हमें रिसिप्ट भी देंगे। रिसिप्ट की डिमांड यहाँ पे की जाने लगी। और यहाँ पे जो नजराना बार बार जमींदारों को देना होता था ना, जमींदारों के घर में कोई भी फंक्शन है, उनका बर्थडे है, उनकी वाइफ का बर्थडे है या एनिवर्सरी है या किसी की डेथ हो गई है, तो पूरा खर्चा पानी कौन देगा भाई? गाँव के लोग देंगे, है ना। ऐसा जमींदारों का अपना एक अलग हिसाब किताब चलता था। तो यहाँ पे लोगों ने मना किया, अब हमें जो नजराना वगैरह है ना, ये हम बार बार नहीं पे करेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे एका मूवमेंट की शुरुआत होती है। क्लियर हो गया? तो एक किसानों के द्वारा शुरू किया गया ये लखनऊ में मूवमेंट था। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द एका मूवमेंट? तो मेन रीजन क्या था? हाई रेंट। 50% यहाँ पे रिकॉर्डेड रेट से ज्यादा रेंट
किसानों से लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, 1917 में। चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पर इस मूवमेंट की शुरुआत होती है और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं खुद गांधी जी, इसलिए इसे गांधी जी के द्वारा लीड किया गया पहला सत्याग्रह भी बोला जाता है फॉर द फार्मर्स राइट, किसानों के राइट्स के लिए। चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में था और इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। तो इसे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया या भारत का पहला सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, मतलब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा का क्या मतलब है, सिविल डिसओबिएंस का क्या मतलब है कि जो सरकारी कर्मचारी जो भी आपसे बोल रहे हैं उसको बड़ी इज्जत से मना कर दो कि भाई साहब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं, जैसे मैं कभी कभी आप लोग को बड़ी रिस्पेक्टफुली कहते रहती हूँ ना, बेटा पढ़ लो, आप लोग पीसफुली मुझे डिनाई कर देते हैं, तो ये आप लोगों का सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह 1917 लीड कर रहे हैं महात्मा गांधी। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई, उस कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, बिहार में है। अब बिहार का जो रीजन है, बिहार, बंगाल, अवध का जो रीजन था, वहां पे इंडिगो की प्लांटिंग होती थी। इंडिगो मतलब नील। नील का उपयोग बेसिकली कपड़ों को डाई करने में, रंगने में किया जाता था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते थे जो किसान है वो अपने जमीन के कुछ हिस्से में क्या करे, नील की खेती करे, है ना, इंडिगो का फार्मिंग करे, प्लांटेशन करे, ऐसा चलता था। पहले ये जो सिस्टम था ये 5 कठिया या पंच कठिया सिस्टम था। पहले क्या था, ये पंच कठिया सिस्टम था, लेकिन उस समय के जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उन्होंने अपोज किया कि यार 5 हिस्से में। अभी कठिया क्या है वो समझिए, देखिए पंच कठिया का क्या मतलब है। पंच का मतलब 5 हो गया, कठिया का मतलब हो गया हिस्सा। जैसे कि आज हमारे देश में जो लैंड होते हैं, जमीन होती है, उसके मेजरमेंट की कई सारी यूनिट है। आप हेक्टेयर में, एकड़ में जमीन को कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे चलता था बीघा। ठीक है ना, क्या चलता था, बीघा सिस्टम चलता था। 1 बीघा इज इक्वल टू 20 काठ। ठीक है, तो पंच कठिया का मतलब कि आपकी जमीन का जितना, मतलब 1 बीघा आपकी जमीन है उसके 5 हिस्से में क्या करोगे आप, नील का प्लांटेशन, इंडिगो की खेती करोगे, नील की खेती करोगे। ये कहलाता है पंच कठिया सिस्टम। ये यहाँ पे चलता था। ठीक है, इतनी चीजें ये यहाँ पे चलता था। तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे ना, पीर मोहम्मद मुंशी, संत रावत, लोमराह सिंह, इन लोगों ने यहाँ पे आवाज उठाई और कहा कि नहीं, ये सिस्टम तो बड़ा ज्यादा है, बड़ा खराब है। ऐसे में हमारे जो यूजफुल क्रॉप है, जिनकी हमें जरूरत होती है, जिनसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि राइस मतलब पैडी, है ना, तो ये लोग ये हम कम एरिया में लगा पाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, जिसके कारण हमारी यहाँ पे रेवेन्यू भी कम जनरेट होगी। इसलिए इस सिस्टम को रिड्यूस करने की डिमांड रखी। तो बाद में जाके 3 कठिया सिस्टम हो गया था। 3 कठिया का क्या मतलब होता है कि आपको यहाँ पे 3/20 हिस्से में, मतलब 1 बीघे के 3 हिस्से में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 काठ में आपको इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ेगी, मतलब नील की खेती करनी पड़ेगी। ये बात यहाँ पे बोली। तो 3 कठिया सिस्टम चंपारण के बिहार में चलता था। अब हुआ क्या, सब कुछ तो सही चल रहा था जब तक नील की डिमांड थी, तब तक तो ठीक है। अब हुआ क्या, जर्मनी ने क्या किया, एक अच्छी नील बना ली, है ना, अपनी मशीनों की मदद से नील बना ली, डाई बना ली, और उसका उपयोग डाई करने में कपड़ों को किया जाने लगा। तो किसानों के द्वारा जो इंडिगो की फार्मिंग हो रही थी उसका रेट बहुत कम हो गया मार्केट में। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत कम पे करने लगे थे किसानों को। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, इस 3 कठिया सिस्टम के कारण भी किसान अपने पूरे एरिया में जो है वो पैडी या दूसरी फसल को नहीं लगा पा रहे थे, जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट हो। अगली बात, जब इंडिगो की फार्मिंग होती है तो जमीन जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल मतलब अनउपजाऊ हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं किसानों को हो रही थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसानों की समस्याओं को समझा किसने, राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल जो है वो 3 कठिया सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं थे। किसानों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। तो राजकुमार राव जी को सजेस्ट किया कुछ लोगों ने कि आप जाओ और महात्मा गांधी जी से मुलाकात करो। ठीक है, आप जाओ और महात्मा गांधी जी से मुलाकात करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे गणेश विद्यार्थी, who had mentioned Gandhi's work in Africa to शुक्ला। तो शुक्ला जी को यहाँ पे गणेश विद्यार्थी ने बताया कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस तरीके से काम किया, लोगों के राइट्स के लिए काम किया, इंडियंस के राइट्स के लिए काम किया। तो बिल्कुल गांधी जी को यहाँ पर लेकर आओ और वो यहाँ पर आके जो है वो फार्मर्स के राइट के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उस समय लॉयर थे पटना में, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाके शुक्ला जी, आप जाके गांधी जी से मुलाकात करो और गांधी जी आपको 31 नंबर का जो सेशन चल रहा है लखनऊ में, कांग्रेस का सेशन, वहां पर गांधी जी आपको मिल जाएंगे।
तो शुक्ला जी पहुंच जाते हैं 31st सेशन ऑफ कांग्रेस लखनऊ, वहां पे मुलाकात करते हैं गांधी जी से, और गांधी जी को वहां चंपारण की जो प्रॉब्लम है, जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है, वो वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो है वो चंपारण चलो, आप हमारे बिहार चलो। तो गांधी जी बोलते हैं ओके हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 10 अप्रैल 1917, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंचते हैं, वहां पे किसानों की समस्याओं को समझते हैं और ब्रिटिशर्स को बोलते हैं समस्या के बारे में। पूरी एक टीम को लेकर जाते हैं, है ना, अकेले नहीं जाते हैं, इनकी पूरी एक टीम होती है जिसमें जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे कई सारे लीडर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स से वो बोलते हैं कि ये जो आप सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये 3 खटिया सिस्टम, इसको खत्म कर दो, क्योंकि इससे प्रॉपर जो रेट है वो किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं और आपका जो रेवेन्यू है वो भी ज्यादा है, जिसके कारण किसानों की जमीन भी चली जाती है और जमीन इनफर्टाइल हो रही है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने तो पहले मना कर दिया और यहाँ पे एक केस जो है वो लगा दिया गांधी जी के खिलाफ। अब गांधी जी की केस शुरू हो गई है, वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं, और जब वो कोर्ट में पेश होने गए ना, तो लगभग 2000 से ज्यादा फार्मर्स वहां पे इकट्ठे हो गए और ब्रिटिशर्स थोड़े से डर गए, यार भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। तो ये पूरी बात जो है वो अपर लेवल पे पहुंच गई, जो सेक्रेटरी वगैरह होते थे, जो सचिव या फिर गवर्नर होते थे, वहां तक ये बात चली गई। तो वहां उसके बाद यहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया 1918 में, 1918 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं चंपारण एग्रियन बिल, और इस बिल को बाद में उड़ीसा और बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस बिल में कहा गया था कि हम 3 कटिया सिस्टम को खत्म करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा चंपारण मूवमेंट था जो 1917 में हुआ और ये गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, और ये गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। डन। नेक्स्ट बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, खेड़ा जो है आज के समय तो आपको ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट मिलेगी अहमदाबाद में, और उस समय पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि गुजरात और मद्रास या सॉरी गुजरात और मुंबई को मिला के तो आपका मद्रास आई एम सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और उसमें आपको अहमदाबाद के पास एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नियर अहमदाबाद, जिसका नाम है खेड़ा आज प्रेजेंट सिनेरियो में। तो खेड़ा मूवमेंट की शुरुआत 1918 में 1918 में होती है, और इसको भी लीड कर रहे होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखिएगा ये महात्मा गांधी जी का भारत में पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, मतलब ये पहला असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन का क्या मतलब होता है कि आप कुछ भी करो, हम आपको किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, ना हम आपको टैक्स देंगे, ना आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ना आपकी कोई बात को मानेंगे। सो ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। कहाँ पर? खेड़ा में 1918 में। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है वो हम बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है गुजरात का जो एरिया है ना, वहाँ पे फसल बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी, और 1915 के आसपास एक फेमाइन भी आया हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, है ना, लोग भुखमरी से मर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पर जो आपका प्लेग फैला हुआ था, है ना, प्लेग से भी काफी सारे लोग मर रहे थे और फसल भी खराब हो गई थी। और जब फसल खराब हो गई तो उसके बाद भी यहाँ पे बोला जा रहा था कि टैक्सेस तो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे 23% जो है वो टैक्स में हाइक कर दिया था, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया था। तो अब किसान तो वैसे ही भूख से मर रहे हैं, उनकी फसल खराब हो गई है, आधे लोग तो प्लेग से जूझ रहे हैं, और ऊपर से फेमाइन भी आया हुआ था 1915 में, जिससे ओवरकम नहीं हो पाए। तो अब अगला हाइक किया हुआ वो टैक्स कैसे देंगे? तो इससे किसान भाई जो थे वो बड़े ही परेशान थे, और उन्होंने इनिशियल लेवल पे पहले मना किया कि यार हम टैक्स तो नहीं दे पाएंगे। तो अगर किसान भाई मना करते थे कि हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? उनकी जमीन ले लेते थे, उनके कैटल्स मतलब पशुओं को ले लेते थे, जेल में बंद कर देते थे, उनको मारते पीटते थे। तो इससे किसान भी थोड़े डरे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो खेड़ा की घटना पता चलती महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी उस समय जो है वो अहमदाबाद मिल केस में थोड़ा सा उलझे हुए होते हैं। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं खेड़ा में, और उनको बोलते हैं आप थोड़ा मामला को समझो, लोगों से बोलो, मिलो, क्या प्रॉब्लम से थोड़ा सा समझो, तब तक मैं आता हूँ। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पे फॉलोवर बन के काम किया था गांधी जी के। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह में आपको 2 लीडर याद रखने, महात्मा गांधी तो थे ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो उन्होंने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, लोगों की समस्याएं समझे कि हाँ प्रॉब्लम तो आप सही कह रहे हो, इतना बड़ा हुआ टैक्स तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लोगों को कहा कि आप एक काम करो, टैक्स देना बंद कर दो, टैक्स देना क्या कर दो, आप बंद कर दो। तो सबने बोला यार टैक्स नहीं देंगे तो मारेंगे पीटेंगे। तो कहते कोई बात नहीं, आप एक बार ठान लो कि हम टैक्स नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो लोगों ने बिल्कुल टैक्स देना बंद कर दिया। तो लोगों की जमीन हड़पना शुरू कर दी, कैटल्स को हड़प लिया, जेल में डाला किसानों को, जेल में किसानों को डालने के बाद मारा पीटा। लेकिन कोई भी किसान ने नॉन वायलेंस नहीं किया, मतलब किसी ने भी हिंसा यहाँ पर नहीं की, अहिंसा के रास्ते पे, ये वायलेंस नहीं किया, नॉन वायलेंस के रास्ते पे ये लोग चलते रहे। और फाइनली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सारी चीज़ों से थक गई और डर गई, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया।
फाइनली द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो फार्मर्स रिच हैं और जो टैक्स दे सकते हैं केवल उनको टैक्स देने की ज़रूरत है, और जो किसान यहाँ पे टैक्स नहीं दे सकते तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और जो प्रेजेंट टैक्स रेशियो था, रेट था, उसको भी डिक्रीज करने का काम यहाँ खेड़ा सत्याग्रह में किया गया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यूपीएससी 2011 का ये प्रश्न है, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों आयोजित किया गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट। सूखा पड़ने के बाद भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सस्पेंड नहीं कर रहा था लैंड रेवेन्यू टैक्स को। इसके अलावा यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था गुजरात में। क्या रीजन था, तो दूसरा रीजन तो बिल्कुल नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट का यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पे बन सकता है। चलिए, ये तो हो गया खेड़ा। अगली बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन इंडिया। पहला असहयोग आंदोलन कौन था महात्मा गांधी जी का, तो आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह था। ओके, खेड़ा सत्याग्रह खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। बारदोली सत्याग्रह, बिल्कुल हाँ, ये वही सत्याग्रह है जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था बारदोली की फीमेल्स ने, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई जी को सरदार का टाइटल इस बारदोली सत्याग्रह में दिया था। ये सत्याग्रह कब हुआ था, 1828 1828 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बारदोली में। और ये बारदोली कहाँ पर आता है, तो बारदोली जो है वो सूरत डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका था जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सूरत के नज़दीक मिलेगा बारदोली जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। वहाँ 1828 में ये विद्रोह हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। अब हुआ क्या था, इसके पीछे का पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हर 30 ईयर्स में, हर 30 साल में जो लैंड होता था उसका असेसमेंट करते थे कि कितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, और उस हिसाब से फिर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो हर 30 ईयर्स में, 30 ईयर्स के इंटरवल के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो लैंड का असेसमेंट करते थे। लास्ट असेसमेंट मतलब प्रीवियस असेसमेंट जो है वो 1896 में हुआ था, और 30 साल होने को आ गए थे, तो मतलब 1926 को ये असेसमेंट होना था। ठीक है, तो 1926 में असेसमेंट हुआ, और असेसमेंट के यहाँ पे जो कर रहे थे MS जयकर, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया विदाउट नोइंग एनीथिंग। ना किसानों की प्रॉब्लम को उन्होंने डिटेल में समझा, ना लैंड का असेसमेंट भी प्रॉपर से किया, बस ऐसे बोल दिया कि सब कुछ बढ़िया है, किसान बढ़िया यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो टैक्स है वो 30% लगना चाहिए बारदोली तालुका में। MS जयकर रिकमेंडेड एंड इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू ऑफ बारदोली तालुका बाय 30%। तो 30% तो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, कितना आपने 30% टैक्स देने की बात कर दी, ये यहाँ पे घटना हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो बारदोली के लोग थे वो बड़े नाराज़ हुए कि ऐसे कैसे आप इतना ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि हमारा जो एक्चुअल मतलब लैंड रेवेन्यू उतना जनरेट होता ही नहीं है जितना आप टैक्स लगा रहे हैं। इसके अलावा इसके पहले जो फेमाइन आया हुआ था उसके कारण हमारा प्रोडक्शन तो वैसे ही डिक्रीज हो गया है, वैसे ही कम हो रहा है, तो ऐसे कैसे आपने इतना टैक्स इम्पोज कर दिया। इसके कारण यहाँ पे 1928 में 1928 में यहाँ पे लैंड रेवेन्यू जब 30% इंक्रीज कर दिया तो लोगों ने यहाँ पे विद्रोह करने का डिसाइड किया। बारदोली इंक्वायरी कमेटी वॉज सेट अप टू गो इनटू द इशू। द कमेटी फाउंड द रेवेन्यू हाइक टू बी अनजस्टिस। और उसके बाद बारदोली इंक्वायरी कमेटी बनाई गई कि 30% जो आपने टैक्सेस लगाए हैं वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जो कमेटी बनाई थी उसका इंक्वायरी हुआ और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अनजस्टिस है, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए, जबकि फेमाइन भी आया हुआ था। तो इसके बाद बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत 1928 में होती है और इस मूवमेंट को लॉन्च करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, अब बारदोली के जो पीजेंट होते हैं, जो किसान होते हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और कहते हैं कि देखो, इसके पहले जो है ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो चुका था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन है ना 1920 में, और फिर बाद में गांधी जी चाहते थे कि जो भी आप आंदोलन कर रहे हो, जो भी मूवमेंट कर रहे हो, वो कैसे हो, हिंसात्मक हो, मतलब कोई भी उसमें वायलेंस ना हो, हिंसा ना हो, किसी की जान ना जाए। लेकिन आप सभी को ये भी पता है कि 1922 में क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा।
तो यहाँ पे तो गांधी जी को फॉलो ही करने का काम वल्लभ भाई पटेल जी करते थे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया लोगों को इकट्ठा करके हम यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह आप लोगों की खुशी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जो टैक्सेस लगा रहे हैं, जो लैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, 30% इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो बहुत अनजस्टिस है। ऐसा हमारी कमेटी की रिपोर्ट भी बताती, अनफेयर टैक्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही। लेकिन आप लोग यहाँ पे प्रॉमिस करेंगे अगर आप सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको लास्ट तक यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स आपके साथ एट्रोसिटी करें, आपके कैटल ले लें, आपकी ज़मीन ले लें, आपको मारे पीटे या जेल में डालें, तो आप डर के भय से या डर के कारण जो है वो टैक्स देना शुरू कर दे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको सोशली हम बाइकआउट कर देंगे। ये बात यहाँ पे बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही और कहा तभी हम उसी कंडीशन में इस मूवमेंट को शुरू करेंगे, इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे गारंटी ली गई थी फार्मर से, वो अपना कमिटमेंट दे कि जब तक ये सत्याग्रह खत्म ना हो जाए तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ना टैक्स देगा और ना ही बैकआउट करेगा। ठीक है, इसके लिए देखो एक बहुत अच्छा काम भी किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्होंने क्या किया, एक इंटेलिजेंस विंग बना दी। इस इंटेलिजेंस विंग का ना काम यही था कि श्योर करना कि कोई भी जो किसान है, जो कोई भी पीजेंट है, वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जाके टैक्स देने लग रहे हो या फिर इन्होंने पीछे अपने कदमों को ले लिया हो सत्याग्रह के डर से या फिर ब्रिटिशर्स के डर से। तो इसके लिए यहाँ पे एक इंटेलिजेंस विंग भी सेटअप किया गया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये सत्याग्रह हो रहा था। इसलिए जो बारदोली की फीमेल्स थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार का टाइटल यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। ठीक है, साथ ही साथ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2 मेंबर्स थे, के.एम. मुंशी एंड लालजी नारायण जी। इन लोगों ने भी रिजाइन कर दिया था और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे थे। फिर गांधी जी भी आ गए थे और गांधी जी भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और यंग इंडिया में इन्होंने इस मूवमेंट के बारे में गांधी जी ने लिखा भी था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इससे काफ़ी कंसर्न दिखाने लगे कि अरे क्या हो रहा है, हम लगातार इनकी ज़मीन भी ले रहे हैं, इनको जेल में भी डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हिंसा यहाँ पे नहीं हुई है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी डर गए और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड। क्या था, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बनाया गया इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर से लैंड का असेसमेंट किया और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वाकई में अनजस्टिस है कि 30% यहाँ पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए लैंड रेवेन्यू। और फिर इन्होंने 6.03% ही केवल रिकमेंडेड किया था हाइक के लिए। ठीक, कितना, 0.03। कहाँ पर पहले 30% था और अब कहाँ पे 6.03% हाइक की बात हो रही थी। तो ये मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन कब बना था, बारदोली सत्याग्रह का रिजल्ट जो था वो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन था। तो आई थिंक आपको बारदोली सत्याग्रह समझ में आया होगा। लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे तिभागा मूवमेंट के बारे में। आप देखो 1947 में हम आज़ाद होने वाले हैं और जस्ट 1 साल पहले ही 1946 में 1946 में तिभागा मूवमेंट हो रहा है। अब तिभागा मूवमेंट को समझने से पहले कुछ आपको टर्म समझनी पड़ेंगी। क्या टर्म समझनी पड़ेंगी, अभी तक हम जमींदारों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था आई है, एक नई क्लास आई है रिच पीजेंट की, जो कि बहुत अमीर किसान है ना, उनकी एक नई क्लास बन के तैयार हो गई है 19th सेंचुरी में। और इस नई क्लास को क्या बोला जा रहा है, जोतेदार। क्या बोलते हैं, जोतेदार। ठीक है, बंगाल का रीजन बेसिकली नदर्न और आपका वेस्टर्न बंगाल में आपको ये जोतेदार देखने को मिलते हैं। तो बंगाल के रीजन में एक नई रिच पीजेंट क्लास जनरेट हो गई जिसका नाम है जोतेदार। जोतेदार जो होते थे उनके पास बहुत सारा यहाँ पे ज़मीन होती थी। ठीक है, बहुत सारी क्या होती थी, ज़मीन होती थी, लाइक अ जमींदार। ठीक है, तो जोतेदार कलेक्टेड ह्यूज tract of land in a rural areas. They also control the local market, money lending activity, exercise control over the poor cultivation. तो ये जो जोतेदार थे पावरफुल थे क्योंकि रिच पीजेंट थे और काफ़ी ज़मीन भी थी ग्रामीण एरिया में, तो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते थे, है ना। जिन किसानों को, गरीब किसानों को पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनको पैसे देने का काम भी करते थे और पूरा कंट्रोल भी करते थे पुअर कल्टिवेटर पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जोतेदार होते थे ना, तो जोतेदार के पास इतनी ज़मीन है और ये ज़मीन पड़ी हुई है, तो ये तो शहर में जाके रहने लगे। अब ये जोतेदार की ज़मीन पे खेती तो कोई करेगा ना, तो बिल्कुल इसके लिए होते थे बागदार। क्या होते थे, बागादार। ठीक है, तो यहाँ पे बागादार जो होते थे वो जोतेदार की ज़मीन पे कल्टीवेशन करने का काम करते थे। जैसे आज हम बटाई सिस्टम वगैरह कहते हैं ना, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पे हमने कुछ पीजेंट्स को लगा दिया, वो हमें खेती करके देते हैं और कुछ हिस्सा वो रखते हैं, बाकी हिस्सा हमको दे देते हैं। ऐसा सिस्टम आज भी हमारे देश में चलता है। तो यहाँ पे जो आपके जोतेदार की फील्ड में कल्टीवेशन करने का काम करते थे उन्हें हम शेयर क्रॉपर्स भी कहते थे और बागादार के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो बागादार
कहाँ काम करते थे? जो रेंटेड ज़मीन पे या फिर जोतेदार के घर पे, उनके लैंड पे ये लोग काम करने का काम करते थे। जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी फसल हुई है, उसका आधा हिस्सा वो अपने पास रखते थे और आधा हिस्सा जो है वो किसको देते थे? जोतेदार को हैंड ओवर कर देते थे। ठीक है, हाफ ऑफ द क्रॉप किसको चली जाती थी? हार्वेस्टिंग के बाद जोतेदार को चली जाती थी। अभी तक ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, जिसको हमने शेयर क्रॉपिंग भी कहा है। ठीक है, अब 1946 के लास्ट में क्या होने लगा, यहाँ पे बागदार ने चैलेंज किया, यार ये सिस्टम तो थोड़ा सा गड़बड़ है, हम पूरा यहाँ पे खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हम जो है वन थर्ड जो प्रोड्यूस है वो जोतेदार को देंगे। हम हाफ यहाँ पे जो है हाफ प्रोड्यूस जोतेदार को नहीं देंगे, हम केवल वन थर्ड जो हिस्सा है, क्योंकि जोतेदार तो कुछ कर नहीं रहे, उनकी केवल जमीन है, पूरा कल्टीवेशन तो हम ही कर रहे हैं, तो हम केवल वन थर्ड हिस्सा ही जोतेदार को देंगे, बाकी पूरा हिस्सा हमारे पास ही रहेगा। और जोतेदार को देने से पहले पूरी फसल जितना भी कल्टीवेशन हुआ है वो जोतेदार के घर पे नहीं रहेगी, ये पूरा कहाँ पे रहेगा? गोडाउन में रहेगा, और हम इसको स्टोर करेंगे, और फिर वन थर्ड हिस्सा हम किसको देंगे? जोतेदार को देंगे। तो वन थर्ड का मतलब ये होता है तिभागा, है ना, तिभागा, 1/3 हिस्सा। ठीक है ना, इसलिए इसको तिभागा मूवमेंट कहा जाता है। इस तरीके से जो बरगरदार थे, सॉरी बागदार नहीं है, बरगरदार है, बरगरदार थे जो, उन्होंने इस तरीके से मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है, बंगाल के रीजन में। और यहाँ पे सितंबर 1946 में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने इसे इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण मास स्ट्रगल भी हुआ, और उसके बाद एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था फ्लाउड कमीशन। और फ्लाउड कमीशन ने भी रिकमेंड किया अबाउट द तिभागा कि टू थर्ड जो शेयर है वो बरगरदार रखेंगे, और वन थर्ड जो शेयर है वो जोतेदार के पास जाएगा, और जोतेदार को देने से पहले पूरा का पूरा क्रॉप जो है वो गोडाउन में रखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बातें यहाँ पे शुरू हुई, और ये पूरा मूवमेंट आपका तिभागा मूवमेंट कहलाता है। नॉर्थ बंगाल के रीजन में बेसिकली हम इसको देखते हैं, और इसमें लार्ज अमाउंट में जो है मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आई थिंक आपको एक तिभागा मूवमेंट समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? आज हमने देखो सबसे पहले तो एका मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। एका मूवमेंट के बाद हमने खेड़ा सत्याग्रह देखा। खेड़ा के बाद आपने यहाँ पे चंपारण को भी देख लिया, चंपारण सत्याग्रह भी हो गया। चंपारण के बाद हमने क्या देखा? चंपारण के बाद हमने बारदोली को देखा। बारदोली के बाद हो गया आपका तिभागा। तो ये कुछ मूवमेंट है जो कि पीजेंट मूवमेंट है, और ये जो है वो 20th सेंचुरी मतलब गांधी एरा के आसपास हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको सेपरेट पूरा डिस्कस कर लिया। आने वाले वीडियो में हम और नए टॉपिक डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारी कांग्रेस के फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तिभागा मूवमेंट जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी, कौन से जगह से ये एसोसिएटेड है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको यहाँ पे सपोर्ट मिले इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। टेक केयर।